देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर कर। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सेट थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हम लोग रिलेशन जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिखा था, देखो रिलेशन जो है वो 4 टाइप्स होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ऐसे रिफ्लेक्सिव जो है वो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरीके से होता है। तो अगर 3 एलिमेंट है किसी सेट में ए बी सी, तो अगर ए ए बी बी सी सी होता है पेयर्स में तो उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिक वाला देखो, सिमेट्रिक में जैसे तो सिमेट्रिक में क्या रूल्स बोला गया है इसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। इफ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो अगर बिलोंग्स टू सेट आर, देन बी कॉमा ए ये भी सेट आर में होना चाहिए, मतलब मस्ट भी होना ही चाहिए। तो अगर हम लोग जो लिखा था वो भी चेक करोगे तो वैसे ही लिखा हुआ था, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना इस पेज में मेरा, देखो इफ रिलेशन सेट कंटेन ऑर्डर्ड पेयर इन फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी देन इट मस्ट कंटेन बी कॉमा ए। इसी चीज को अगर मैथमेटिकली डिनोट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है देन बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना ही पड़ेगा। अगर करता है तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक रिलेशन बोले R1, ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, ठीक है, ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं, मान लो 2/3, 3/2, ठीक है, तो फिर इसका मतलब अगर 2/3, 3/2 बिलोंग कर रहा है तो ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी किया मैंने 2/3 सॉरी कॉमा 3/2, क्योंकि 2/3 मैंने अपने मन से डेटा लिया जिसका रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट, 2/3 का ऑपोजिट 3/2 हो गया, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक तभी होगा अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो बी कॉमा ए हम लोग क्या लिखें, बी कॉमा ए को क्या लिखें, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो बी कॉमा ए क्या लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे। तो बी मतलब पहले क्या है, ये ए और ये बी, बी मतलब कितना, बता दो तुम, बी मतलब बी मतलब कितना, ये 3/2 तो बी है, ठीक है, 3/2 बी है। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। मतलब 2/3, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक होने से ए कॉमा बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 है और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, ऐसा और एक तुम लोग बताओ, ऐसा इसी मतलब ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, इसी में बताओ कोई भी एक वैल्यू बोलो डिवाइड फॉर्म में, कोई भी एक value बोलो। टू जैसे बाई मैंने फाइव 2/5, ठीक है, तो 2/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, 5/4 5/2। 5/2, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो बोल रहा है बी कॉमा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो बी कितना है 5/2, ए कितना है 2,5, तो क्या 5/2 इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, हाँ, तो फिर ये क्या सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हम समझाने का क्या कोशिश कर रहे थे कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी रहेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे ऐसे रिलेशन में ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा देखो और एक देखते हैं ऐसा रिलेशन। जैसे मान लो मैंने लिखा डैश इज इन सेम बैच एज डैश, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन। मैंने यहाँ पर दो डेटा लिया, ठीक है, तो देखो दो मैक्सिमम एबीसी लेना चाहिए, नहीं तो एबी से भी अब डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो सिमेट्रिक में ए बी और बी ए का बात हुआ है, ठीक है, तो सी से हमें चेक करना नेसेसरी नहीं है, तो इसमें हम लोग दो ही डेटा से चेक करेंगे, ए कॉमा बी से। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहा है कि बोल रहा है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कौन कौन है, एक ए है एक बी है, ठीक है, तो बोल रहा है ए इज इन सेम बैच एज बी। क्या ये बात सही होगा? क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना है, अगर ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो पहले ए कॉमा बी ये चीज इस रिलेशन में सूट कर रहा है कि नहीं, बोलो। बोल रहा है ए इज इन सेम बैच एज बी, बोलो क्या ऐसा हो सकता है? यस मैम। हो सकता है, जिस बैच में ए है उस बैच में बी भी है। और तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है, तो इसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज इन सेम बैच एज ए। नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं बोल सकते हैं कि ए उसी बोल बैच सकते हैं में ना। जिस क्यों नहीं होगा, ए उसी बैच में जिस बैच में बी है, तो बी उसी बैच में जिस बैच में ए है, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों बिलोंग करेगा, तो रिलेशन क्या हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन। सिस्टमेटिक। सिमेट्रिक। फिर और एक दिखा, डैश इज यंगर देन डैश ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो एलिमेंट या दो डेटा ले रहे हैं, तो बोल रहे ए इज यंगर देन बी। हो सकता है, हमें कंफर्म तो नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, फिर भी अगर एक बार मान लेते हैं कि ए इज यंगर देन बी, यानी ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है, तो क्या इसमें बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर होना पॉसिबल है कि देन बी इज यंगर देन ए? क्या ये दोनों बात हम लोग बोल सकते हैं? नो मैम। नहीं, कोई एक ही यंगर होगा, ठीक है, थोड़ी ना ऐसा है कि ए बड़ा है बी छोटा है, फिर हम लोग बोल दिए बी छोटा है ए सॉरी बी बड़ा है ए छोटा है। कोई एक जन छोटा होगा कोई एक जन बड़ा होगा, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब देखो, अगर तुम लोग बोलोगे हमें कैसे पता कि ए इज यंगर देन बी, ये होगा कि नहीं होगा, अगर उल्टा भी मान लेते हैं कि बी इज यंगर देन ए, तो फिर ए कॉमा बी कॉमा ए होने से ए कॉमा बी तो बिलोंग होना चाहिए ना, मतलब उल्टा ऑपोजिट रिलेशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी सिमेट्री होगा। बट इसमें कैसे भी लिख लो ऑपोजिट रिलेशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, एक ही दोनों में एक ही यंगर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ए इज यंगर देन बी अगर है तो बी इज यंगर देन ए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया नॉट सिमेट्री। फिर यहाँ पर लिख रहा है डैश इज स्क्वेयर ऑफ डैश ओवर the set of numbers a comma b, numbers a comma b। तो अगर a is square of b है, ठीक है, a is square of b, ठीक है, तो क्या b is square of a ये पॉसिबल है? अगर a स्क्वेयर ऑफ b होता है, जो कि हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बार अगर मान लेते हैं कि a b का स्क्वायर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है b a का स्क्वायर होगा? चलो डिजिट से नहीं मैम। समझते हैं, ऐसा नॉट कभी नहीं सिमेट्रिक। होगा। नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसे नंबर से भी समझ सकते हैं, तो ऐसा एक नंबर बोलो जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा दो नंबर बोलो, ए और बी का वैल्यू बताओ, क्या क्या लेने से समझा सकते हैं हम लोग नंबर से? 4 is square of
2 तो 2, ठीक है, तो 4,2 अगर बिलोंग कर रहे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 स्क्वायर ऑफ 4 हो जाए? कभी नहीं, ठीक है, ये कोई भी नंबर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, चाहे नंबर ले लो चाहे ABCD से लिख लो, ठीक है, तो इसीलिए नॉट सिमेट्रिक। तो ये देखो, अभी हम जस्ट ये समझाना चाह रहे थे कि सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब किस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी हम लोग ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, उसके बाद सेट 7C का क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये सब पहचानना पड़ेगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो ये जो है सिमेट्रिक समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमें चेक करना है। अब हम लोग ट्रांजिटिव वाला पढ़ते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो, ट्रांजिटिव में होता है कि A, B अगर है और B, C अगर है, तो A, C बिलोंग करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रिलेशन सेट ऑर्डर पेयर रिलेशन। जैसे मैंने लिखा डैश इज ग्रेटर देन डैश ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो नेचुरल नंबर मान लेते हैं ABC। अब देखो इसमें ABC तीनों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है AB होने से BC, AB और BC बिलोंग होकर करता है तो AC बिलोंग करना पड़ेगा। तो बोल रहा है अगर A इज ग्रेटर देन B, ये अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, कि A जो नंबर है वो B से बड़ा है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि एंड और क्या होना चाहिए, B इज ग्रेटर देन C, हो सकता है, नहीं पता, कंफर्म तो नहीं पता, बट हो सकता है। तो क्या इससे ये होगा कि A इज ग्रेटर देन C, क्या ये होगा, क्या ये कंफर्म होगा? बोल रहा है कि A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला B इज ग्रेटर देन C, ठीक है, तो A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो B C से बड़ा है, A B से बड़ा है, तो इस सबसे बड़ा कौन इन तीनों में? A A, ठीक है, तो A C से बड़ा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है, अब इसका मतलब अगर A सबसे बड़ा है तो A C से भी बड़ा होगा, क्योंकि B तो C से बड़ा है, मतलब C छोटा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर C हो गया, सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर A हो गया, और मिडिल वाला B हो गया, तो ये पॉसिबल है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव बने, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, डैश इज ट्वाइस ऑफ डैश ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मैंने ABC लिया, ठीक है, नंबर से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ABC की जगह अगर 1 2 3 ले लेते हो, तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 2 इज ग्रेटर, 1 2 3 नहीं लेके फिर कुछ और लेना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से A का वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा, फिर 3 2 1 ऐसे करने से हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, देन 1 इज ग्रेटर देन सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 1, ये ऐसे, ठीक है, तो हमें देखो पहले ABC से ही सीखना चाहिए, क्योंकि उसी से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से दिया। फिर बोल रहा है डैश इज ट्वाइस ऑफ डैश, ठीक है, तो अगर A इज ट्वाइस ऑफ B होता है, A B का 2 टाइम्स है, एंड अगर B इज ट्वाइस ऑफ C होता है, हमें नहीं पता, अगर होता है तो क्या ये होगा, अगर ये हुआ तो ट्रांजिटिव होगा। तो A इज ट्वाइस ऑफ B मतलब A B का 2 गुना है, B C का 2 गुना है, तो क्या इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि A इज ट्वाइस ऑफ C? नो मैम। ये नॉट ट्रांजिटिव, इसको किसी नंबर से समझ लो, जैसे क्या नंबर थे बोलो, 4 जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, 2, ठीक है, एंड अच्छा कुछ और नंबर लेते हैं, क्योंकि फिर 2 इज ट्वाइस ऑफ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 16 इज ट्वाइस ऑफ 8, 8, ठीक है, 8 का डबल 16, एंड फिर मुझे B, C लेना पड़ेगा, 8 इज ट्वाइस ऑफ 4, ठीक है, तो क्या
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी और सी, तो अब ए कॉमा सी होना चाहिए, तो 16,4। क्या 16 इज ट्वाइस ऑफ 4 हो रहा है? नहीं, क्योंकि 4 का ट्वाइस तो 8 होता है। तो इसका मतलब ये कोई भी नंबर से सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया नॉट ट्रांजिटिव। कोई भी नंबर उठा लो, नहीं सेटिस्फाई। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में ये देखना है, और अगर तीनों रिलेशन होता है तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा, अगर तीन होगा तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस करेंगे। अच्छा, अब हम लोग 7C वाला देखेंगे। क्वेश्चन उसमें बोला है इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन ए बॉक्स। बोल रहा है एक बॉक्स में एग्स है, इज स्मॉलर देन। ठीक है, इज स्मॉलर देन बोला है, मतलब रिलेशन ऐसा है डैश। ठीक है, इज स्मॉलर देन। ठीक है, फिर डैश, इस तरीके से। अच्छा, तो अब हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? ओवर द सेट ऑफ एग्स। ठीक है, तो एग्स हो गया ए बी सी। ठीक है, तो मान लो ये एक बॉक्स है, इसमें 3 एग, एक एग है ए, एक है बी और एक है सी। अब क्योंकि स्मॉलर देन बोला है रिलेशन, तो मतलब कोई किसी से साइज में कम या ज्यादा होगा, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये एक एग ले लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा ले लिया, उससे और बड़ा ले लिया। ये वाला। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा। हमें हर तरीके का रिलेशन दिया हुआ है, देखो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस। तो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव से चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए ए, बी बी और सी सी होना चाहिए। पहले बोलो क्या, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए इज स्मॉलर देन ए, बी इज स्मॉलर देन बी, सी इज स्मॉलर देन सी, क्या ये बात हो रहा है? क्या ये सही बात है? क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? ए इज एज ए हो सकता है, बट ए इज ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 10 या 10 इज स्मॉलर देन 10, ये नहीं हो सकता। बट 10 इक्वल टू 10 हो सकता है मैथ्स में, है ना? तो फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं ए ए बी बी सी सी अगर होगा तभी ना रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? नहीं समझ गई। ए इज स्मॉलर देन ए, क्या ये सही बात है? अभी तो मैंने बोला 10 इज ग्रेटर देन 10, 10 इज स्मॉलर लेस देन 10, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते नहीं हैं? मैम, कभी ऐसा नहीं हो लिख सकता। सकते हैं कभी 10 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, बट ये और ये तो नहीं लिख सकते ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज स्मॉलर देन ए, मतलब ये वाला एक इससे छोटा है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो ये वाला हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक पे ट्राई करो। तो कैसे करना पड़ेगा? देखो ये सीखना पड़ेगा, ये सीखने वाला पॉइंट है। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए होगा। ठीक है, ये होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए वाला एक स्मॉलर देन बी है, ठीक है, ड्रॉ पे मत जाओ। अब ड्रॉ पे बोलोगे तो कि मैंने ए को स्मॉल किया है, तो क्या फर्क पड़ता है? ए को बिगर कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये लिखा हुआ देखो, ए स्मॉलर देन बी, तो क्या B इज स्मॉलर देन A हो सकता है? A एक जो है वो अगर स्मॉलर देन B है, तो क्या B एक A से कम स्मॉलर हो सकता है? फिर ये वाला एक इससे छोटा है, तो क्या फिर उल्टा ये एक इससे छोटा हो सकता है? वो तो हमेशा बड़ा ही होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि नो A जो मैम। है वो, है ना? तो फिर ये वाला सिमेट्रिक होगा? नहीं, कभी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्या ट्रांजिटिव होगा? चेक करो, ट्रांजिटिव होगा कभी? तो ट्रांजिटिव में क्या लिखना है? ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी अगर हुआ तो ए कॉमा सी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल होगा? चेक करो, मतलब ए एग इज स्मॉलर देन बी एग। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ड्रॉ में भी वही दिख रहा है, ए एग जो है वो बी से छोटा है। अब बी इज स्मॉलर देन सी, ये भी हो सकता है, जो बी वाला एग है वो सी से छोटा है। तो क्या इससे ये कंफर्म होता है कि ए इज स्मॉलर देन सी? नो मैम, क्योंकि सब
ए यस इज, मैम, यस मैम। हाँ होगा ना, ए स्मॉलर देन सी होगा, अगर ये दो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये होगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया मेरा, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करना पड़ता, ठीक है। अगर हम लोग ड्रॉ नहीं भी करते तो भी रिफ्लेक्सिव मतलब ए बी बी सी सी, लेकिन ए बी बी सी सी कंडीशन इज स्मॉलर देन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। और ए बी स्मॉलर देन या ग्रेटर देन वाला जब कंसेप्ट आता है तब सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये एक दूसरे का ऑपोजिट बोल रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ए कोई एक नंबर ही मान लो, अगर ए नंबर बी से छोटा है तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं बी नंबर ए से छोटा है, तो फिर ए नंबर बी से छोटा है इसका मतलब ए छोटा नंबर है, बी जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो फिर अब उल्टा कैसे बोल सकते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब जब भी हमारा रिलेशन इज स्मॉलर देन होगा, इज ग्रेटर देन होगा, तो वो सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता है, होने को वो ट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिटिव ऑप्शन। अब टू वाला देखो, टू वाले में बोला है इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, इज इक्वल टू, is equal to dash over the set of rational numbers. तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं, और जहां पर कॉमा देके लिखेंगे q नॉट इक्वल 0 होता है। तो ये जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो एक बार मैंने वो सारा टेबल बना के बताया था, तो जहां पर ये रैशनल नंबर के बारे में बताया था, ठीक है। अब चलो हम लोग ए बी बी सी सी इससे चेक करेंगे। तो मान लो हमारा तीन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो ए बी सी मान लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना पड़ेगा, ए बी बी सी सी ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए बी बी सी सी मतलब रिफ्लेक्सिव होता है। तो अब देखो, अब क्या हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अभी तो बताया 10 ग्रेटर देन 10 नहीं बोल सकते हैं, 10 लेस देन 10 नहीं बोल सकते, बट 10 इक्वल 10 लिखने में तो मना तो नहीं किया। तो a इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। हाँ लिख सकते हैं हाँ मैम। मैम। तो फिर रिफ्लेक्सिव हो रहा है ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ठीक है। अब अगर तुम लोग नंबर से देखना चाहते हो, जैसे 2,2 लिख लो, 3,3 लिख लो, 4/15, 4/15 लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब तुम लोग बोलोगे ये कैसे रैशनल नंबर है, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यस। तो ये हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। तो क्या ये किसी रैशनल नंबर में पॉसिबल है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि 3/2 एक रैशनल नंबर है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो सकता है, मुझे बी फॉर्म टू में बाई लिखना थ्री पड़ेगा। नहीं, 2/3 3/2 तो 2/3 के बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होगा, 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.6 समथिंग आ जाएगा। ये तो रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। तो 3/2 इज, जैसे 2 के बराबर है, तो 3/2 किसके बराबर होगा, 3/2। 3/2। लेकिन 3/2 लिखोगे तो बी तो नहीं होगा ना, तो 3/2 को कुछ ऐसे लिखो कि वो बी फॉर्म में आ जाए, मतलब उसका 3/2 को कैलकुलेटर में कैलकुलेट 6/4। कर 6/4 लिख सकते हो, या फिर 1.5 भी लिख सकते हो, 6/4 भी लिखा जा सकता है, या फिर 1.5 भी लिख सकते हैं, 6/4 भी, ठीक है। तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो क्या हम लोग अब बोल सकते हैं कि 1.5 इज इक्वल टू 3/2, बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि 1.5 का मतलब तो 3/2 ही है ना, 15/10। तो ये 5 3 15, 5 या 6/4 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में क्या देखना है कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो c कॉमा a कॉमा सी होना चाहिए, ठीक है, तो होता है ट्रांजिटिव।
तो ए कॉमा बी, तो ए हम ले लेते हैं, चलो 6/4, ठीक है। तो 6/4 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो फिर बी मतलब, अब देखो ये ए ये बी सेट कर दिया, अब बी कॉमा सी लिखना है तो 3/2 लिख देते बी, ये तो फिक्स है। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिमेट्रिक वाला देख के सोचो। 6/4 अगर 3/2 के बराबर है तो 3/2 किसके बराबर है, सिमेट्रिक वाला देख के 1.5 1.5। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ए कॉमा सी, ए मतलब 6/4 और सी मतलब ए बी बी सी, सी मतलब 1.5। क्या 6/4 इज इक्वल टू 1.5 होगा, मतलब चेक करो 6/4 होगा, क्यों नहीं होगा। 6/4 मतलब तो 3/2, 3/2 मतलब भी तो 1.5, तो ये ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। तो अगर तीनों ही हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तीनों ही होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस, यानी डी, 2 का ऑप्शन डी आंसर ई, इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर दिया था, इज इक्वल टू दिया था, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो देखो इज इक्वल रिलेशन अगर देता है तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि हमें उस तरीके से सेट करने से ही पता चलेगा। कोई भी नंबर, मैंने 3/2 लिया, तुम लोग कुछ और लेके देख सकते हो कि 3/2 किसके बराबर है, तो 1.5 या 6/4 कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग का ये इक्विवेलेंस आ गया, तीनों होने से इक्विवेलेंस। फिर थर्ड नंबर पे देखो, बोल रहा है हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। तो मान लो 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं ए बी और सी। तो मुझे बोलो क्या ए हैज द सेम फादर हैज ए, ये होगा, बी हैज द सेम फादर हैज बी, सी हैज द सेम फादर एज होगा, ये वाला एज सी। क्या ये सही है, अगर है तो फिर रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा ए आ सकता है तो फिर सिमेट्रिक भी होगा, और ट्रांजिटिव का भी लिख रहा है। तुम लोग तब तक बताओ फिर, ए कॉमा बी बी कॉमा सी implies A comma C, बोलो। A has the same father as A, ए के फादर वही है जो ए के फादर है, बी के फादर वही है जो बी के फादर है, सी के फादर वही है जो सी के फादर है, बोलो। मतलब वही, दिस इक्वल टू दिस, 10 इक्वल टू 10 ये लिख सकते हैं, बट ग्रेटर लेस ये नहीं लिख सकते। तो बोलो क्या ये बात सही है, रिफ्लेक्सिव। A has the same father as A, B has the हाँ same मैम, father, रिफ्लेक्सिव सही है। रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक देखो, A हैज द सेम फादर एज B, मतलब A के जो फादर है वो B के फादर है, तो क्या उल्टा बोल सकते हैं B हैज द सेम फादर एज A, यस मैम। मतलब बोल सकते हैं ना, इसका मतलब A B के फादर सेम है तो B A के फादर भी सेम है, बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। फिर अगर बोल रहा है कि A हैज द सेम फादर एज B, मतलब A और B के फादर सेम है। फिर बोल रहा है कि B हैज द सेम फादर एज C, मतलब B और C के सेम फादर है, तो मतलब बेसिकली A B C तीनों तो सिबलिंग्स हो गए ना, तो A कॉमा C, A हैज द सेम फादर एज C, ये होगा कि नहीं होगा। इतना क्यों सोच रहे हो, ए के फादर जो है वो बी के फादर है, मतलब ये ए है ये बी है, इन दोनों के फादर सेम है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी हैज द सेम फादर एज सी, तो ये ए है बी है, बोल रहा है बी के जो फादर है वो सी के भी फादर है, ठीक है, तो वो सी के भी फादर है। तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते ए हैज द सेम फादर एज सी, तो फिर हाँ ए के मैम जो सही है फादर ये है, भी। तो फिर ये भी तो ठीक है ना, मतलब तीनों तो भाई हो गए, भाई भाई बहन या भाई या बहन जो भी है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर ट्रांजिटिव भी हो गया, तो अगर तीनों होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इक्विवेलेंस, ई फॉर इक्विवेलेंस बोलेंगे, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 का डी। फिर फोर्थ नंबर में बोला है इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन, ठीक है। डैश इज परपेंडिकुलर ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मान लो 3 स्ट्रेट लाइन है, ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मान लो 3 स्ट्रेट लाइन ए बी सी, ठीक है। तो अगर ए ए बी बी सी सी हुआ तो रिफ्लेक्सिव। तो मुझे एक चीज बोलो, क्या कोई लाइन अपने आप के साथ कभी परपेंडिकुलर हो सकता है? कोई लाइन अपने आप के साथ परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना? जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन अगर ऐसे जा रहा है, एक 90 डिग्री बना रहा है, तो होता है परपेंडिकुलर। तो मान लो ये एक लाइन है ए, ये एक लाइन है बी, ये एक लाइन है सी, तो ये ए लाइन खुद ही खुद के साथ कभी परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं मैम। नहीं, 2 लाइन नहीं हुआ तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? कभी नहीं। एक लाइन अपने आप के साथ कभी परपेंडिकुलर हो नहीं सकता। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, ये होने से होता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में इस चीज को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ये मान लो लाइन ए है, ये मान लो लाइन बी है, ठीक है। तो अगर ए बोल रहे हैं बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग सिमिलरली ये भी तो बोल सकते हैं बी ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है। बोलो, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ मैम। तो सिमेट्रिक होगा। और बोल रहा है कि से ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और ये होना चाहिए ए कॉमा सी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ए बी के साथ परपेंडिकुलर है और बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब ड्रॉ इस बार ऐसा करते हैं, ए, ठीक है, बी और ये सी, तब होगा। देखो, ये अगर ए लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये ए लाइन है, और ये जो इधर ऐसे करके मैंने लगाया है, ये लाइन बी है, ठीक है। तो ए और बी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी अपने में 90 डिग्री बना है, ठीक है। और ये सी लाइन हो गया, इसका मतलब बी और सी अपने आप में 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, अपने आप में 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या ए और सी कभी परपेंडिकुलर हो सकता है? पैरेलल हो रहा है, देखो ए और सी। अगर ए को बी के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं और एक बी के साथ सी का 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ए और सी कभी आपस में 90 डिग्री बना सकेगा? तो 90 डिग्री बनाने के लिए परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से इसके ऊपर आना पड़ेगा, या फिर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, जो भी होगा। ये इंटरसेक्शन ही है। क्या ए और सी आपस में कभी 90 डिग्री बना सकता है? अगर वो दोनों ही लाइन बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो चाहे तुम लोग किसी भी तरीके से ड्रॉ करो, मैंने ऐसे किया, तुम लोग कुछ और तरीके से कर सकते। लेकिन हाँ, ए और बी में 90 डिग्री बनाना है, बी और सी में। तो ये देखो, ए और बी में 90 डिग्री बनाना है, ये ए ये बी, ठीक है। मान लो ये स्ट्रेट कर देते हैं 90 डिग्री, बी और सी में ऐसे बना लिया इधर 90 डिग्री, ये सी बना लिया, ऐसे कर दिया ड्रॉ। तो क्या ए और सी में 90 डिग्री कभी हो सकता है? ए सी अपने आप के साथ परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है? मैम। कभी नहीं हो सकता, कैसे भी खाली ड्रॉ करके पैरेलल हो देखो। सकता। पैरेलल हो सकता है, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन बी। सिमेट्रिक मतलब ऑप्शन बी हो सकता है। फिर फिफ्थ नंबर में बोला है डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो रेसिप्रोकल अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल में करवाया भी, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। रियल नंबर मतलब तो कुछ भी ले लो, ठीक है, उसमें रैशनल इंटीजर जो भी लेना है, रियल तो सारी चीजों को कवर करता है, ठीक है। तो हम ए बी बी सी सी से बता देते हैं। ए इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, बी इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, सी इज रेसिप्रोकल ऑफ सी। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो बोलो,
क्या ऐसा पॉसिबल है? ए इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो कोई नंबर से देख लेते, चलो 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1, ये हो सकता है, ठीक है, 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 हो सकता है, बट क्या 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3, ये हो सकता है? 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, ये सभी का नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब तो 1 है। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। नहीं होगा तो मैम। हाँ, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। 1/2, ठीक है, तो फिर ए ए बी बी सी सी तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ए बी बी सी सी किसी भी हालत में नहीं होगा। मैंने 1 1 दिया है, तुम लोग कुछ और ले लो, तुम लोग बोलोगे मुझे लेना है 1.2 1.2, तो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1.2 होने से 12/10, तो उसका रेसिप्रोकल 10/12। तो दुनिया में कोई भी नंबर उठा लो, ठीक है, तो वो नंबर खुद के साथ खुद रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है सिवाय ये 1 1 के, क्योंकि इसके नीचे 1 1 1 है, तो बोल सकते हैं ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन से तो जनरल आंसर नहीं होता है ना, बाकी सब भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। वैसे भी सिर्फ ए सेटिस्फाई करने से तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ए बी बी सी सी तीनों ही करना चाहिए, ठीक है, तब जाके होता है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा ए बिलोंग करेगा, तो हम लोग का हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक हम इधर लिख रहे हैं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता, चेक करें, नहीं होगा तो इसके आगे नॉट लिख देंगे। अच्छा, अब मुझे बोलो कि अगर हम लोग ऐसा कोई नंबर ले रहे हैं 2, ठीक है, 2 से करते, क्योंकि 1 से तो करके फायदा है नहीं, वो एक्सेप्शनल है, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। तो फिर अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे चेक करने के लिए? ए कॉमा बी लिखा, तो बी कॉमा ए लिखोगे ना, तो ये ए है ये बी है, तो बी कॉमा ए कैसे लिखोगे? 1/2, 2. हाँ, तो क्या 1/2, 1/2, 2 2. एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, क्या ये बात सही है? हाँ है, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बोला जा रहा था ना कि 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2 आ जाएगा, तो 1/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 की नहीं, ये बताओ। हाँ मैम, होगा, सही ठीक है। है। और कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, मैंने 2 लिया, तुम लोग अगर बोलोगे मुझे ये नंबर नहीं लेना है, ठीक है, मतलब कुछ और ले लो, 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 कर दिया, ठीक है। तो ऑपोजिटली 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे ये रेसिप्रोकल वाले में, तो ऐसा जो भी एग्जाम्पल बनाओगे उसमें से सिमेट्रिक रिलेशन जरूर से बन जाएगा। तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी होना चाहिए, अगर हुआ तो सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ए कॉमा बी, तो ए का वैल्यू क्या लोगे, बोलो ऐसा कोई वैल्यू बोलो जो रेसिप्रोकल आएगा, मतलब 1 1 के अलावा कुछ भी बोलो, तुम लोग बोलो कोई भी वैल्यू, नहीं तो तुम लोग को लगेगा कि हम लोग खुद से नहीं कर पा रहे, बोलो कोई भी वैल्यू ए बी में। कोई भी वैल्यू बोलो। 3 and 5. 3 और 5 बोलने से नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर बोलना है कि जो इसका रेसिप्रोकल होगा। 5 रख दो, 5 का रेसिप्रोकल बोलो क्या होता है, 5 रख दो, 5 बोला था तो 5 का रेसिप्रोकल, क्योंकि डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो, मतलब उल्टा, तो 5 का मतलब 5/1, तो 5/1 का उल्टा क्या हो, 1/5. 1/5, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5, ठीक है, ये एक नंबर हुआ। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब तुम लोग को लिखना है बी कॉमा सी, तो बी में क्या लिखोगे? 5. 5, 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ, अब बोलो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 किसका रेसिप्रोकल होगा? 1/5। लेकिन 1/5। लेकिन इधर 1/5. 1/5 नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ क्या लिखना है, C. सी, तो ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो मुझे यहाँ सी लिखना है, मतलब ये नंबर्स नहीं लिख सकते, ना तो हम 1/5 लिख सकते, ना तो हम 5 लिख सकते, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये रिलेशन क्या नहीं बन सकता है? नहीं समझ, ये लिखा हुआ रहने देंगे।
मुझे ए बी बी सी लिखना है, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा कोई नंबर लिखना है जो ना तो ए है ना तो बी है, तो वैसा कोई नंबर कुछ भी अगर लिख देंगे तो क्या वो रेसिप्रोकल ऑफ 5 होगा? Not transitive. हाँ, तो ये रिलेशन कभी Not ट्रांजिटिव transitive. नहीं हो सकता है, वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन कभी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। इधर 1/5 तो लिख नहीं सकते, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सी के लिए। तो अगर सी के लिए लिख देते, मान लो 3 लिख दिया, ठीक है, तो पहला बात है यहीं पर तो रिलेशन कट गया, क्योंकि 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3 नहीं होता है, ठीक है। तो आगे का तो देख के करे क्या, ठीक है, फिर भी देखना है तो देख लो a कॉमा सी, तो a मतलब 1/5, सी मतलब 3, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव। तो तुम लोग कोई भी नंबर लेके जरूर से चेक करो, ठीक है, मतलब घर पे आज जरूर ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, खुद से अलग नंबर जो क्लास में ले रहे हैं ना वो नहीं लेना है, अलग नंबर लेके जरूर चेक करना है, तब ये टॉपिक दिमाग में जाएगा। नहीं तो लगेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ तो समझ में आ रहा है थोड़ा भी हो, किसी भी तरीके से तुम लोगों से बुलवाने का कोशिश कर रहे, बट उसके बाद भूल जाओगे। तो एक बार कोई भी नंबर लेके घर पे प्रैक्टिस करना है, वो नंबर मतलब जो हम लोग क्लास में ले रहे हैं, कोई दूसरा नंबर लेके, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया हम लोग का सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन ए 5। सिक्स्थ नंबर में क्या बोला, x comma y such that x belongs to x, y belongs to y, y equal to x is, ठीक है, तो बोल रहा है x comma y such that x belongs to capital X, y belongs to capital Y, मतलब x और y, कैपिटल x और कैपिटल Y सेट है, उसमें x और y बिलोंग कर रहा है, कॉमा y इक्वल x, ठीक है, इज, तो ये हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाला और ये क्वेश्चन नंबर 2 वो सेम है, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू रिलेशन दिया है, देखो y इज इक्वल टू x वाला रिलेशन दिया है। तो जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 3, ठीक है, तो 1 1 2 2 और 3 3, अगर ये हुआ तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर 1 इज इक्वल टू बोला है ना, तो 1.5 इज इक्वल टू 3/2, या कुछ और नंबर ले सकते हैं, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ऐसा हुआ तो सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में हम लोगों ने ऐसे लिखा था 6/4 इज इक्वल टू 3/2, ए बी 3/2 इज इक्वल टू 1.5 एंड ए कॉमा सी, तो ये हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये तीनों मिला के हो गया इक्विवेलेंस, तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, डी, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला था कि x कॉमा वाई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जहां पर ये जो x है, ये x है, स्टार्टिंग वाला सब x है, ठीक है, ये x वाले सेट में बिलोंग करेगा, मतलब x कोई सेट रहा होगा जिसमें ये नंबर है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, या फिर इसके चेकिंग के हिसाब से अगर देखें तो 1.5 है, 3/2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी हो सेट है x और y जिसमें ये नंबर जरूर से है। अब हम लोग को इक्वल टू वाला रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है कि y इज इक्वल टू x, तो y मतलब एक ये ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर में x और y जो है, ये जो भी डेटा लेंगे वो इज इक्वल टू होना चाहिए। तो मैंने इज इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें 3 रिलेशन में चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव में चेक किया, तो मैंने 1 1 2 2 3 3 ले लिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा तो सेम सेम डेटा लेना है, तो 1 1 लिया, तुम लोग कुछ और ले सकते हो, 1.5 1.5 2.5 2.5 कुछ भी ले सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव। और ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो ये क्वेश्चन जो है ये सेम एज क्वेश्चन 2 है, ठीक है, बस देने का तरीका अलग है और कुछ। और ये सेवेंथ वाला भी अभी जो करेंगे वो भी सेम सिक्स्थ नंबर जैसा ही है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है, देखिए सेवेंथ में x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x, देखो ऐसे दिया हुआ है x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x,
where x and y are positive integer, where x and y are positive integer, integer। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये x क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और 6 नंबर वाले में कोई फर्क नहीं है। वहां लिखा हुआ था x कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी वही बोला है वाई इक्वल टू एक्स, और यहाँ भी बोला है वाई इक्वल टू एक्स रिलेशन पे सेटिस्फाई होना चाहिए। वहां बोला था एक्स और वाई सेट एक्स और वाई में बिलोंग कर, यहाँ पर बोला है एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर चेक करोगे तो इक्वल टू रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा। अब तुम लोग बोलोगे कि अगर हम लोग ये पॉइंट वाला डेटा नहीं लेके चेक करें तो मत करो, 1.5 से चेक मत करो, कुछ ऐसा डेटा लो जो पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे पॉइंट में नहीं आएगा तो 15/5 ले लो। ठीक है, तो वो पॉइंट में नहीं आएगा, तो 15/5 मतलब 3 होता है। तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 15/5, ऐसे करके लिख के करना। जैसे बोला है ना कि इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे 1.5 नहीं ले सकते हो तो फिर क्या लोगे, पॉइंट वाला डेटा नहीं लेना है, तो फिर ऐसा डेटा लेना है जिसमें पॉइंट नहीं आएगा। जैसे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 1 2 2 3, तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, जैसे 5 इज इक्वल टू, ऐसे ले लेते हैं 20/4। ठीक है, तो a कॉमा बी होने से b कॉमा ए होना चाहिए, तो ये हो गया देखो सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या है, ए कॉमा बी अगर होगा, ए कॉमा बी अगर होगा, ठीक है, बी कॉमा सी अगर होगा, ठीक है, तो सी को कैसे लिखे, 20/4 5 होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15/3। ठीक है, तो देखो ए इज इक्वल टू बी हुआ, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5, फिर 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए यानी 5 और सी यानी 15/3। ठीक है, तो ये देखो इंटीजर से चेक कर लिया। तो नंबर अपने आप को सोचना पड़ेगा कि क्या ले जिससे हमें समझ में आए। बट कुछ कुछ पॉइंट देखो, जैसे जब इक्वल होता है ना कोई भी रिलेशन हो, चाहे नंबर का बोले या कुछ भी बोले, तो चांसेस है कि इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने जब 7 क्वेश्चन किया ना, उसमें तुम लोग एक चीज ध्यान से देखो, जैसे देखो अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन है तो उसमें ट्रांजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू हमेशा इक्विवेलेंस होगा, तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर इक्विवेलेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड वाले में, देखो सेम था, देखो ये सेम मतलब इज इक्वल टू, फिर से देखो इक्विवेलेंस आ गया। ठीक है, अब ये तो परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर का हम लोग का आंसर मतलब सिमिलर तो नहीं हुआ था। परपेंडिकुलर में तो उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो वो तो चेक करके ही देखना पड़ेगा। फिर ये वाला देखो रेसिप्रोकल ऑफ जब हुआ तो सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, और जब इक्वल होगा, इक्वल रिलेशन कुछ भी होगा तो इक्विवेलेंस होने का चांसेस हाई होता है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो 7th का आंसर हम लोग का डी। अब 8th नंबर का देखो क्या होगा। 8th नंबर में बोल रहा है इज स्क्वायर ऑफ ओवर इन सेट ऑफ रियल नंबर, इज स्क्वायर ऑफ ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो a कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी होने से हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ बोलो तो हम 1 लिखते, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 2 इज स्क्वायर ऑफ 2, 3 इज स्क्वायर ऑफ 3। क्या ये हो सकता है, सिवाय 1 1 को छोड़ के, 1 1 एक्सेप्शन, ये होता है 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, क्या 2 इज स्क्वायर ऑफ 2 हो सकता है। Not reflexive. तो फिर ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता। अब तुम लोग बोलोगे हम लोग 1 1 2 2 3 3 नहीं लेंगे, मत लो, कोई भी नंबर ले लो। तुम लोग बोलोगे हम लोग लेंगे √7 और √7 ले लो, √7 इज नॉट, √7 इज स्क्वायर ऑफ √7, ऐसा नहीं होता। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर अपने आप का स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे तो a कॉमा बी, तो b कॉमा ए होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? सोच के बताओ, क्या सिमेट्रिक होना पॉसिबल है? मतलब a कॉमा बी, मतलब a इज स्क्वायर ऑफ b। तो ऐसा देखो, मैंने करके भी दिखाया था वहां एग्जाम्पल में, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 इज स्क्वायर ऑफ 4? या कुछ और ले लो, मैंने ये आसान सा लिया, तुम लोग कुछ और ले लो, 16 ले लो, 49 और 7 ले लो। अगर 7 का स्क्वायर 49 है, तो क्या 49 का स्क्वायर 7 हो सकता है कभी भी? नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का देखते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी अगर होगा तो सी कॉमा ए, सॉरी ए कॉमा सी होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करो, बोलो ए में क्या लिखोगे? बोलो, तुम लोग बोलो अपने मन से, कोई भी नंबर बोलो जो कि स्क्वायर ऑफ बी होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर बोलोगे वो बी का स्क्वायर है। सोच के बोलो, जैसे मैंने लिखा है 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो कोई भी एक नंबर लो और उसका स्क्वायर वैल्यू बोलो, वो ए में लिख देंगे। बोलो, कोई भी नंबर बोलो ना, क्यों नहीं बोले? मैंने 4 2 तो बोला है, कुछ और बोलो तुम लोग। 9 3. 9 3, तो 9 कॉमा 3। ठीक है, तो 3 इज स्क्वायर ऑफ 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। अब मुझे बी कॉमा सी लिखना है, तो बी मुझे पता है, बी कितना लिया है मैंने पहले, तो ए और बी में बी लिया हुआ है, तो बी कितना लिया है? 3. 3। ठीक है, तो अब बोलो 3 किसका स्क्वायर होगा? थोड़ी देर पहले मैंने रूट का नाम लिया, तो बोलो 3 किसका स्क्वायर होगा? थोड़ा सा हिंट्स दे। क्या रूट 3 का स्क्वायर करने से 3 आता है? पहले ये बताओ। रूट 3 का स्क्वायर करने से 3 नहीं आता है। रूट 3 इंटू रूट 3 3 नहीं होता है, Yes, क्योंकि ma'am. 3 टू दी पावर हाफ कुछ नहीं है, मतलब 1/2, 3 टू दी पावर हाफ, तो ये 3 टू दी पावर हाफ प्लस हाफ, 3 टू दी पावर, ये कट कटा के 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने रूट 3। तो इसका मतलब हो गया 3 इज स्क्वायर ऑफ रूट 3। बिल्कुल, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मेरा ए बी सी तीनों सेट हो गया। अब इससे क्या लिखेंगे? ए कॉमा सी। ए मतलब कितना? बोलो, ए मतलब कितना? 9। 9। और सी 9 मतलब √3 रूट √3। थ्री क्या ये रिलेशन पॉसिबल है कि 9 इज स्क्वायर ऑफ रूट 3? रूट 3 का स्क्वायर करने से क्या 9 आता है? नहीं मैम। नहीं। तो फिर ट्रांजिटिव नहीं, नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ, और तीनों में से कुछ ही नहीं है। अच्छा, तो फिर देखते हैं क्या बोला। नन ऑफ दिस, डी आ जाएगा। ठीक है, डी, नन ऑफ दिस। अच्छा, अब इसके बाद ये 9th वाला क्वेश्चन, क्योंकि सेट का था वो हम लोगों ने कर लिया था। 10 वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था, ये भी सेट का था। ठीक है, 11 वाला करना पड़ेगा। 11th वाले में बोला है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 6 8 11। तो ये सेट का क्वेश्चन है, तो ये सेट का याद है तुम लोग को, 3 एलिमेंट दिया हुआ है 6 8 11, और इसमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए बोला। ऑप्शन देख के बताने का कोशिश करो अगर याद नहीं भी है। सबसेट क्या क्या होगा? एक 6 होगा, एक 8 होगा, एक 11, फिर 6 8 8 11 6 11, फिर 6 8 11 और एक नल सेट। तो क्या फॉर्मूला बताया था? 2 टू दी पावर n होता है। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 टू दी पावर 3 यानी 8। इसमें से हम लोगों का 7 प्रॉपर सबसेट होगा और एक सिर्फ सबसेट होगा, जो कि 6 8 11 होगा। बोलो, याद आया? 11 का सी। याद आया या ये देख के भी याद नहीं? देख के भी याद नहीं? ये रहा।
सबसेट 2 to the power n, 2 to the power n minus 1 प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला 12 वाले में बोला है द सेट V इक्वल टू, ये दिया हुआ है R इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, S इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, R इक्वल टू 1 अनदर इफ X इज इक्वल टू, बोल रहे हैं V R और S ये तीनों सेट एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा अगर X का वैल्यू इनमें से कौन सा होने पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो V सेट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? V सेट का वैल्यू दिया हुआ है X सच दैट X प्लस 2 0। ठीक है, R का दिया हुआ है X सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 और एस में x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि भी आर और एस इक्वल हो जाएगा जब x का वैल्यू कितना होने से हो सकता। तो बोलो x का वैल्यू क्या होने से होगा? -2 2 हाफ नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू -2 हुआ मान लो, तो फिर यहाँ पर x प्लस 2 0, तो -2 लगाने से तो ये पूरा 0 हो रहा है। ठीक है, इधर -2 लगाएंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? -2 लगाएंगे तो 4 -4 0, यहाँ -2 लगाएंगे तो 4 और ये भी 0 हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या होने से फिर सभी का आंसर 0 आ रहा है। मतलब देखो मेरा सारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी ना इक्वल होगा। कौन सा आंसर होगा फिर? नहीं समझ में। ठीक है, देखो अगर हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं या फिर ऐसे देखते हैं, देखो x प्लस 2 0, तो x का वैल्यू -2 ऐसे कर लो। अगर वो नहीं समझ में आया जो मैंने बोला, x का स्क्वायर प्लस 2x 0 है तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x का वैल्यू एक बार 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x का वैल्यू -2, क्योंकि x प्लस 2 0। ठीक है, x प्लस 2 0 तो x इक्वल टू -2। और ये वाला देखो x का स्क्वायर प्लस x -2 0, तो क्या इसको हम लोग ऐसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 2 - 1 इंटू एक्स -2 0, तो x का स्क्वायर प्लस 2x -x -2 0, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 0। ठीक है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स -1 0, तो x का दो आंसर हो गया, एक -2 और एक 1। ठीक है, तो सभी में कॉमन वैल्यू x का कौन सा आ रहा है? देखो पहले वाले में x का वैल्यू आया सिर्फ -2, दूसरे वाले में आया 0 और -2, तीसरे वाले में आया 0 सॉरी 1 और -2। तो फिर x का कौन सा वैल्यू के लिए ये सारे सेट बराबर हो जाएंगे? तो जो वैल्यू इन तीनों सेट में ही बिलोंग करेगा तो वो कौन सा वैल्यू? कॉमन वैल्यू ना, तो कौन सा वैल्यू? -2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम बोल रहे थे ऐसे करके चेक ना करके, अगर हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करते तो तुम लोग को हम बोल रहे थे यहाँ -2 पुट कर दो तो 0 आ जाएगा। यहाँ -2 पुट करने से देखो इसमें भी 0 आ जा रहा है, वही हम बता रहे थे। तो 4 -4 0। ठीक है, इसमें भी मैंने बोला -2 पुट करो, तो -2 का स्क्वायर -2 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 -2 -2 यानी 0। तो -2 से अगर सब 0 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब -2 सभी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाता है। तो या तो ऑप्शन से कर सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो, कोई भी एक तरीका से। ठीक है, अब 13 नंबर पे, if the universal set E x is positive integer less than 25, तो x अगर पॉजिटिव इंटीजर है जो लेस देन 25 है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 25 से कम सारे इंटीजर पॉजिटिव, बोलो क्या क्या हो सकता है जो कि E में बिलोंग करे? इसका मतलब तो यही हो गया, x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, तो क्या क्या होगा? 1 से लेके कहाँ तक लिखे? 24। हाँ, डॉट डॉट करके 24 तक, पूरा मैंने नहीं लिखा है, डॉट डॉट करके 24 तक लिख दिया। ए का वैल्यू है 2 6 8 14 22, ए का वैल्यू है 2 6 8 14 और 22, और बी का वैल्यू है
4, 8, 10, 14। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ये इसमें से कौन सा सही होगा? देखो सबसे पहला बात है, ये डी मॉर्गन्स लॉ पे आंसर दिया हुआ है, तो इसमें से जो डी मॉर्गन्स लॉ सैटिस्फाई सॉरी सही दिया हुआ है वही मेरा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन ए, बी और सी बोलो। ऑप्शन ए और बी दोनों डी मॉर्गन्स लॉ की तरह दिया हुआ है, बट इसमें से सही डी मॉर्गन्स लॉ कौन सा लिखा हुआ है? पहला वाला मैंने सिखाया था, मैं कैसे याद रखूंगी। ठीक है ऑप्शन चलो, ए। ऑप्शन ए ठीक है। इसका आंसर बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हो ऑप्शन ए, लेकिन उसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ याद होना चाहिए। बाकी हम यहाँ चेक करके दिखा देते हैं। ऑप्शन ए में हम लोग को बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, होल कंप्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालते फिर कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए और बी में कॉमन क्या है? 8 और 14, ठीक है, 8 और 14 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा? मतलब जो ई के पास है, तो इसमें हमें ई मानना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो कुछ दिया है नहीं, तो ई के पास है बट ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है। तो फिर ई के पास ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 इसके पास भी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसके पास भी है, 15 एंड डॉट डॉट करके 24 तक लिखना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मैंने ऐसे क्यों लिखा? पहले तो ए बी में कॉमन लिख दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए बी के पास नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1 से 24 तक सारा नंबर है, तो फिर ए बी के पास, ए इंटरसेक्शन बी के पास क्या नहीं है? 8 और 14 के अलावा बाकी कोई भी नंबर नहीं है। तो देखो मैंने 8 और 14 के अलावा बाकी जो भी नंबर ई में है वो लिख दिया, ठीक है। अब चेक करेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा? जो ई के पास है बट ए के पास नहीं है। तो ए के पास क्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 है इसके पास, ए के पास 3, 4, 5, 6 है, 7, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है इसके पास, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है इसके पास, 23, 24, क्योंकि इतना 22 तक दिया हुआ था इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ा, ठीक है। और बाकी तुम लोग चाहो तो पूरा लिख के कर सकते हो। और बी कंप्लीमेंट का मतलब 1, 2, 3, 4 है इसके पास, 5, 6, 7, 8 है इसके पास, 9, 10 है, 11, 12, 13, 14 है इसके पास, 15, फिर यहाँ से लेके डॉट डॉट करके पूरा 24 तक। अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा? अब ये दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ गया, फिर 7, 8 नहीं है दोनों में, ठीक है। 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर डॉट डॉट करके 24। तो देख लो ये और ये मैच हो गया, ये और ये, ठीक है। तो अगर पहला वाला ही मैच हो गया तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ऑप्शन ए ही मेरा आंसर होगा। बाकी किसी में भी चेक करके देख सकते हो, नहीं होगा। पहला बात है ये डी मॉर्गन्स लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन होना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ है। और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी उसका होल कंप्लीमेंट 5 होगा बोल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कंप्लीमेंट मतलब ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये है ए कंप्लीमेंट। और इसके साथ अगर बी का इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, तो मुझे जो दिख रहा है उसमें हो जाएगा 4, 10 और 4 और 10 होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो 4 और 10 होगा अगर हम लोग ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करते हैं, ठीक है। फिर उसका होल कंप्लीमेंट अगर करते हैं तो उसका होल कंप्लीमेंट मतलब जो इस यहाँ पर है बट यूनिवर्स में है बट इनके पास नहीं है, तो ऐसा तो बहुत सारा नंबर आएगा, 5 तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर हम लोग 13 का ए, ठीक है। फिर 14th नंबर में देखो क्या बोला।
14th नंबर में बोला है इफ सेट P हैज 3 एलिमेंट, ठीक है, तो n ऑफ P ऐसे लिखते हैं, n ऑफ P सेट P का अगर 3 एलिमेंट, सेट Q का 4 और R का 2 एलिमेंट है, सेट Q में 4 और सेट R में अगर 2 एलिमेंट है, हम लोग को क्या पूछा है, बोल रहा है कि P इंटू क्यू इंटू आर, P Q और R में कितना एलिमेंट होगा, मतलब n ऑफ P इंटू Q इंटू आर, ये पूछा है कितने सारे एलिमेंट होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ P इंटू n ऑफ Q इंटू n ऑफ, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 2, 24 एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है, 24 एलिमेंट्स, मतलब ऑप्शन सी। मतलब ये कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखो P में 3 एलिमेंट है, मान लो A B C, ठीक है, Q में मान लो 4 एलिमेंट है, तो E F G और H, ठीक है, और I J ये 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि P इंटू क्यू इंटू आर अगर हम लोग करते हैं, देन द सेट P इंटू क्यू इंटू आर, तो P इंटू क्यू इंटू अगर आर करते हैं तो उसमें कितना सारा एलिमेंट हो जाएगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो P इंटू क्यू इंटू आर करने से P के साथ Q का मल्टीप्लीकेशन और R का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऐसे हो जाएगा A E J, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हो जाएगा A E I, इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, चेक करने से 24 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। ये चीज शायद हम लोगों ने जब प्रोडक्ट सेट किया था तो शायद लिखा हुआ था, देखते हैं मिल जाएगा तो हम दिखाते हैं, प्रोडक्ट सेट जब किया था। ये रहा, ये देखो प्रोडक्ट सेट में चेक किया था कि अगर P इंटू क्यू मतलब P क्रॉस क्यू होगा, Q इंटू P होने से ये होगा, ये सेटिस्फाई होता ही होता है, ये हम लोगों ने चेक किया था, ठीक है। लेकिन P क्रॉस क्यू Q क्रॉस P बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P और नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q का मल्टीप्लीकेशन करने से P Q के साथ बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 सेट दिया है तो तीनों के केस में वैसे होगा, बट 3 सेट का कैलकुलेशन मैंने तुम लोग को सिखाया नहीं क्योंकि नॉर्मली नहीं आता, लेकिन चाहो तो तुम लोग 3 सेट में एलिमेंट लिख के चेक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ 2 3 ऐसा एलिमेंट बोला है, तुम लोग एक एक एलिमेंट लेके भी चेक करके देख सकते हो, जैसे मान लो P में एक ही एलिमेंट है 1, Q में एक ही एलिमेंट है मान लो 3 और R में एक एलिमेंट है मान लो 4, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 1 1,3,4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1, इसमें भी 1 इसमें भी 1 और इसमें भी 1 हो गया, 1 3 4, ये तीनों मिला के एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन एक लिखने से तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, 2 एलिमेंट लिख के करके देख सकते हो। तो जो भी हो, अगर P क्रॉस Q का नंबर देखो और इंडिविजुअली P और Q का नंबर देखो तो वो बराबर होता है, तो वो 3 सेट के लिए भी हो जाता है, ठीक है। मैंने इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं करवाया, बट उस फॉर्मूले से हम लोग इस चीज का आंसर दे सकते हैं। अब 15 देखो, बोल रहा है कि A B और C का वैल्यू दिया हुआ है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए बोला है। हम लोग को निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो A का मतलब कितना, A का मतलब है 2,3, ठीक है, और B का मतलब कितना, B में है, B का मतलब है 4,5 और C है 5,6, 4,5 इंटरसेक्शन 5,6, ठीक है। तो 2,3, तो ये दोनों में कॉमन क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया 4 5 5 6 में 5 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो 2,5 और 3,5, ये आंसर होगा 2,5 3,5, मतलब ऑप्शन
इसके बाद 16 वाला कर लिए थे हम लोग सेट थ्योरी पे क्वेश्चन, तो 17 वाले में बोला है एक बी दे दिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। पहले तो ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए माइनस बी मैंने तुम लोग को सिखा रखा है, ए माइनस बी मतलब एलिमेंट्स ओनली बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बी के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ए में है 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, बी में है 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 और 15। तो a माइनस बी का मतलब 1 1 0 3 3 0 ऐसे देख सकते हो, या फिर ओनली a में जो है, तो 1 तो b में भी है नहीं लिखेंगे, 2 सिर्फ a में है, 3 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 5 सिर्फ a में है, 7 सिर्फ a में है। बाकी b साइड नहीं देखना है, हमें इधर ही देखना है, क्योंकि ओनली एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a। तो नंबर ऑफ a माइनस b कितना हो जाएगा, 3, 3 एलिमेंट है, तो 17 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए। 18 वाला भी स्किप करेंगे क्योंकि ये फंक्शन का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशन खत्म होने पे फंक्शन ही पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग करेंगे। 19 हम लोग कर चुके हैं, 20 वाला करेंगे, ठीक है। 20 का देखते, 20 में बोला है कि ए जो है ए कॉमा बी है, ए में दो एलिमेंट है, एक सेट है ए कॉमा बी, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। नाउ एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब बोल रहा है कि ए एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है। अब बोल रहा है सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि अगर देखोगे, अगर चेक करके देखना, जहां पर मैंने तुम लोगों को सबसेट दिखाया अभी, ठीक है, 3 एलिमेंट था 2 टू द पावर n जो हम लोगों ने लिखा था, वहां हम लोगों ने पावर सेट भी किया था, ठीक है, 1-2 पेज बाद की पावर सेट भी किया था। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट और सबसेट में सेम होता है, जितना सारा सबसेट होता है पावर सेट का वही फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर n। तो बोल रहा है कि सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, उसको हम लोग पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं, बिल्कुल। जो जितना सारा ए का सबसेट होगा वो सारा उसका पावर सेट कहलाएगा, और उसको डिनोट कर रहे हैं पी ऑफ ए से, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए को पी ऑफ ए बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ। तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा। तो पावर सेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट, अभी सिखाया नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 टू दी पावर एन। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 2 है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि इसमें कितना सबसेट होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए कॉमा बी होगा, और एक हम लोग का नल सेट होगा। तो ये 4 हो गया, ठीक है, और यही होता है पावर सेट, ठीक है। अब इसके बाद 21 सेट, 21 22 23 हम लोग कर चुके थे, क्योंकि हम लोग का सेट थ्योरी का क्वेश्चन था। और 24 25 अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बस एक छोटा सा 2-3 पॉइंट है रिलेशन के ऊपर, वो बता देंगे तो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट, इस पे कोई क्वेश्चन है नहीं, एक्सरसाइज है, हम जो बता दे रहे हैं उतना याद रखने से ही अगर एमसीक्यू आएगा तो कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार आया हुआ है इसीलिए बताना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट है वही बताना, ठीक है। तो पहला यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं पहले लिखो फिर हम समझाएंगे। फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n, जहां पर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट in the product set. Relation is subset of product set. देखो ये बात समझ में आएगा, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सेट लिया ए जिसमें मैंने एलिमेंट लिया है 2 3 7, और एक सेट लिया बी जिसमें मैंने एलिमेंट लिया 4 6। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, हम पहले ए क्रॉस बी करके दिखा रहे हैं। तो 2 4 2 6 3 4 3 6 और 7 4 और 7 6, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ए क्रॉस बी में ये जो भी आया, ये हम लोग का नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी, मतलब देखो ए क्रॉस बी का सबसेट इसमें से कुछ भी हो सकता है। सबसेट कब आएगा? जब हम लोग रिलेशन सेट निकालेंगे। सोचो, जब हम लोग रिलेशन सेट निकालेंगे, तो जैसे मैंने रिलेशन ये निकाल लिया, मान लो कि ऐसे दिखाते हैं, जैसे मैंने एक रिलेशन सेट लिखने के लिए बोला R1 ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट ले लेंगे? ए ग्रेटर देन बी अगर बोल दिया तो उसमें ले लेंगे ये 7 4 और 7 6, ठीक है, ये दो एलिमेंट ले लेंगे। मान लो मैंने ये रिलेशन सेट बोल दिया 7,4 7,6, ठीक है। मान लो मैंने बोल दिया R2, इसमें a लेस देन b लिखो, ठीक है, तो a लेस देन b का मतलब क्या क्या लिख देंगे? a लेस देन b का मतलब लिख देंगे हम लोग 2 4 2 6 3 4 3 6, 2 4 2 6 3 4 3 6, ठीक है। और मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि b इक्वल टू 2a, ऐसे वाला लिखो, तो b जो है वो इक्वल टू 2a, तो 2,4 ही होगा, देखो, क्योंकि 4 मतलब b और 2 इंटू a यानी 2 कर दो, ठीक है, तो मतलब 2 गुना, ट्वाइस ऑफ क्या करना है? ट्वाइस ऑफ a करना है। ट्वाइस ऑफ a करने से तो और क्या आ जाएगा? 3,6, ये दोनों एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले दो सेट लिया, फिर उसका प्रोडक्ट करवाया, ये क्या लिखा है वो बाद में समझाते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट किया, फिर मैंने बोला कि अगर हम लोग रिलेशन सेट बनाते, जिसमें से मैंने 3 रिलेशन लिया, ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन बी, बी इक्वल टू 2a, तो हम लोग के पास जो भी उसमें ऑर्डर्ड पेयर आया रिलेशन सेट में, वो सब क्या हो गया? वो सब हो गया हम लोग का नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सभी ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है, ये रिलेशन सेट जितने भी है, ये सभी क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये सभी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। अब देखो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा है, क्या लिखा है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। तो बोल रहा है कि जो रिलेशन सेट है, रिलेशन सेट जो है वो प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों को यहाँ पर एलिमेंट दे दिया था, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ सबसेट निकाला था, जिसको पावर सेट भी बोलते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है प्रोडक्ट सेट के अंदर, तो कितना सारा सबसेट होगा वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। मतलब अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुम लोग समझ जाओगे कि कैसा क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बताते हैं। इफ ए 1,2 बी 3,4 determine the number of relation from A and B. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो मैंने जैसे ही पूछा कितना सारा रिलेशन सेट होगा, नंबर ऑफ रिलेशन सेट मतलब सबसेट हो गया। नंबर ऑफ रिलेशन सेट का मतलब ही तो सबसेट हो गया, क्योंकि रिलेशन सेट जितना सारा बनेगा प्रोडक्ट सेट से, वो उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो कैसे आंसर निकालो? तो पहले हम लोग बना लेंगे प्रोडक्ट सेट। तो प्रोडक्ट सेट आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट सेट, जिसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर 4 एलिमेंट है तो कितने सारे सबसेट हो सकते हैं? तो फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बोलेंगे इन प्रोडक्ट सेट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने सारे हैं? 4 है, तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16। तो आंसर 16 हो गया। मतलब इससे 16 रिलेशन सेट बन सकता है। जैसे यहाँ पर तो मैंने 3 ही बनाया था, बाकी यहाँ पर कायदे से देखा जाए तो कितना बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 रिलेशन सेट बन सकता है। तो वही चीज बोला है, तो मतलब सेम कंसेप्ट है। जैसे अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो कितना सारा सबसेट होगा? 2 टू द पावर n। तो ये एक सेट है जो कि प्रोडक्ट सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 6 एलिमेंट है, तो कितना सारा सबसेट होगा? 2 टू द पावर 6, और इसके सबसेट को ही रिलेशन सेट बोला जाता है। तो आंसर इसलिए इस तरीके से हुआ, ठीक है। अच्छा, अब और एक पॉइंट है वो भी देखो। डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स और
रेंज ऑफ रिलेशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट। जैसे कि एग्जांपल दे A 1 2 3 B 4, 5। ठीक है, अब इसका हम प्रोडक्ट सेट कर रहे हैं 1, 4 1, 5 2, 4 2, 5 3, 4 3, 5। ठीक है, अब एक रिलेशन सेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो रिलेशन सेट बनाते हैं R1 सच दैट A, B में A इक्वल 1 है, वो रिलेशन सेट बनाना है। तो A इक्वल 1 बोलने से क्या क्या आ जाएगा 1, 4 और 1, 5। ठीक है, क्योंकि A का वैल्यू 1 होना चाहिए, ऐसा रिलेशन सेट मुझे बनाना है। तो फिर 1, 4 1, 5 आता है। ठीक है, अब मुझे पूछना है कि इसका डोमेन, इस रिलेशन सेट का डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब जो पहले लिखा हुआ है, सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब जो बाद में लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन सेट के पहले कोऑर्डिनेट में क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया 1 हो गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या लिखा हुआ है वो उसका रेंज होगा। बोलो क्या क्या लिखा हुआ है सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये तो लिखा हुआ है 4,5। 4, 5। ठीक है, तो इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अच्छा और एक चीज पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अगर A, A है सच दैट A बिलोंग्स टू A, ये ऑलवेज क्या होगा, क्या रिलेशन होगा ऑलवेज। आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होगा अगर A, A पेयर बिलोंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने रिलेशन सीखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस तो तीनों होने से A, A रिफ्लेक्सिव, ये ऑलवेज क्या होता है रिफ्लेक्सिव। तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक्चुअली और एक नाम हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अब और एक पॉइंट इनवर्स रिलेशन। अब ये क्या होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में लिखो इफ R B A relation on A, relation on A, then the relation R inverse, then the relation R inverse on A defined by R inverse B, A such that A, B belongs to R is called inverse relation on A। ये सिर्फ ये लिखा हुआ पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है, हम अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही लास्ट है। तो एग्जाम्पल देखो A 3, 5, 7। पहले एग्जाम्पल समझ लो तो वो जो लिखा हुआ है वो भी समझा देंगे 1, 6। अब हम लोग A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B में क्या क्या आ जाएगा 3, 1 3, 6 5, 1 5, 6 7, 1 7, 6। ये हो गया A क्रॉस B। ठीक है, अब हम एक रिलेशन बना रहे हैं R1 जिसमें हम लिख रहे हैं कि A, B ऑर्डर्ड पेयर में होगा और A लेस देन B होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब R1 क्या क्या हो जाएगा A लेस देन B का मतलब कौन कौन सा डेटा आ जाएगा 3, 1 नहीं आएगा 3, 6 आ जाएगा 5, 1 नहीं आएगा 5, 6 आ जाएगा और 7, 1 7, 6 ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये जो R1 रिलेशन है ये A क्रॉस B से हम लोगों ने लिया है। तो R1 को ऐसे A क्रॉस B या फिर A बिलोंग्स A टू B ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन लिया R2। ठीक है, अब उसमें हम लिख रहे हैं मेरा ऑर्डर्ड पेयर B, A फॉर्म में होना चाहिए और B लेस देन B ग्रेटर देन A वाला रिलेशन मुझे चाहिए। तो अगर B, A ऑर्डर्ड पेयर है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हुआ होगा।
अगर ए कॉमा बी नॉर्मली ले रहे हैं तो सेट ए इंटू बी होता है, क्योंकि ए कॉमा बी का मतलब पहला सेट पहले लिया गया, सेकंड सेट बाद में लिया गया। बी कॉमा ए का मतलब कौन कौन सा लिया जाएगा, अगर हम इसको ए मान रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से अगर देखें तो फिर ये ए क्रॉस बी हुआ। और अगर उल्टा ले रहे हैं तो फिर ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखेंगे, ये कौन से क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, नहीं समझा पा रहे। हम ये बोल रहे हैं कि इन जनरली हम लोग बोलते हैं ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का मतलब ए क्रॉस बी किया होगा या पी क्रॉस क्यू किया होगा, जो भी सेट है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं बी कॉमा ए, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया होगा, ए क्रॉस बी ही किया है या बी क्रॉस ए करना पड़ेगा, B cross A. क्रॉस है। बी क्रॉस ए करेंगे तो इसको लिखेंगे बी टू ए। तो बी क्रॉस ए अगर करते हैं तो आर टू में क्या क्या आ जाएगा, अगर मुझे बी ग्रेटर देन ए लिखना है, बी क्रॉस ए मतलब क्या क्या आ जाएगा, 1,3, 1,5, 1,7, 6,3 ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बी क्रॉस ए लिख के दिखा रहे हैं। तो बी क्रॉस ए में लिखो, यहाँ पर बी क्रॉस ए में लिखो 1,3 और 1,5, 1,7 और फिर 6,3, 6,5 और 6,7, ठीक है, ये हो गया। तो R2 में बोलो क्या लिखोगे, B ग्रेटर देन A होना चाहिए। तो B अभी लेकिन पहला वाला 1,3 को A मत समझ लो, 1 को A मत समझ लो, तो मुझे बोलो कि B ग्रेटर देन A में क्या क्या लिखोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि ये हम समझा पाए कि नहीं। 6,3 6,3, 6,5. हाँ, बस ये दोनों ही 6,5 आएगा, ठीक है, ये दोनों आएगा। तो जब ए क्रॉस बी बोल रहा है तो नॉर्मल सा बात है, पहला सेट पहले इंटू दूसरा वाला सेट, अब वो ए भी लिखा हुआ रहे या पी क्यू रहे, एक्स वाई रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए देन द रिलेशन आर इनवर्स ऑन ए डिफाइंड बाय आर इनवर्स, का मतलब ये, तो इस ये R2 को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा R1 का इनवर्स है, क्योंकि जो a कॉमा बी है अगर वो b कॉमा ए हो जाता है तो वो इनवर्स हो जाता है। और वैसे भी देखो इधर है 3,6, इसका उल्टा क्या हुआ, इनवर्स का मतलब 6,3. उल्टा, ठीक है। देखो ये पेयर बिल्कुल अपने आप में पलट गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि R2 इज इनवर्स ऑफ R1, बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते यहाँ पर। Yes, ma'am. तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए, तो ए तो नहीं होता, ए क्रॉस बी होता है, जो भी हो, मैंने यहाँ पर ए लिखा है। ए सेट में अगर आर एक रिलेशन है, मतलब ए क्रॉस बी सेट में R1 एक रिलेशन, एग्जाम्पल से समझ लो, देन द रिलेशन आर इनवर्स जो कि ए में डिफाइन होगा बाई आर इनवर्स, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बी कॉमा ए करने से हमारे पास आर इनवर्स आ जाएगा और इसको हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस R1 का डोमेन निकालोगे तो क्या क्या होगा, डोमेन मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो R1 का डोमेन में क्या क्या आएगा, 3,5 और रेंज में क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है, अब हम ये पूछ रहे हैं कि बोलो कि R1 का डोमेन क्या क्या है और रेंज क्या क्या है। डोमेन का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो लिखा हुआ है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या लिखा हुआ है, 3, 5 और रेंज क्या हो जाएगा, 6, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए, ठीक है। अब आर इनवर्स का, आर इनवर्स या R2 या R1 का इनवर्स, इसका फिर डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, बोलो इसका डोमेन Domain क्या है। 6, हाँ, और रेंज 3,5, 3,5. ठीक है। ये देखो डोमेन 6 और रेंज क्या हो गया 3,5। तो देखो ये इसके साथ मैच हुआ, ये इसके साथ मैच हुआ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेंज इक्वल टू डोमेन, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, बोलो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू Yes, रेंज ma'am. ऑफ आर, ठीक है। और रिवर्सली और एक चीज बोलेंगे, रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ
उल्टा। ठीक है, तो ये हमें एमसीक्यू में पूछता है कभी कभी, तो वो समझाने के लिए मैंने ये चीज बोला। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट पे कोई क्वेश्चन है नहीं, बट ऐसा आता है एग्जाम में पूछता है, तो मैंने ये 2-3 पॉइंट बता दिया। इम्पोर्टेंट है, जरूर से इसे नोट करना चाहिए तुम लोग को और याद भी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं।